हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मेरा 14th लेक्चर है कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके। मैं आपको इलस्ट्रेशन 43 करवा रही हूँ। पुरानी बुक्स में 46 इलस्ट्रेशन है सेवक लिमिटेड की। ठीक है, सेवक लिमिटेड के नाम से 46 एज पर ओल्ड बुक है सेवक लिमिटेड, राइट। आप इतने क्वेश्चन को रीड करेंगे, मैं फॉर्मेटिंग कर रही हूँ। ठीक है, cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financing activity। ठीक है, ऑपरेटिंग में पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना। नोट 1, adjustment for non-cash and non-operating items। कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, मैंने तीनों एक्टिविटीज बना ली हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग कर लिया। एक बार मैं भी क्वेश्चन की रीडिंग ले लेती हूँ। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन की रीडिंग ले ली होगी। 43rd इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं सेवक लिमिटेड। ठीक है, अब बच्चों आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुके हो चुके हैं। अब तो सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फुल फ्लेज क्वेश्चंस की, दैट्स इट। ठीक है, अब सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। लेकिन मैं एक बार क्वेश्चन की रीडिंग ले लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया लग जाए क्या क्या पॉइंट्स गिवन है इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है 335 और 50,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कैश क्रेडिट, सीसी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट्स अ करंट लायबिलिटी। एडिशनल इंफॉर्मेशन पहली मशीनरी को लेके है और दूसरी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को लेके है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप पहली बार डील करेंगे, मैनेज करेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का काम करते हैं। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट के हिसाब से कौन सा प्रॉफिट गिवन है? ये कहता है कि पहले 50,000 नेगेटिव था, अब 3,35,000 नेगेटिव हो गया है। ठीक है, पहले नेगेटिव 50 था, अब नेगेटिव 3,35,000 हो गया। तो एक एवरेज बच्चे को बड़ी दिक्कत आएगी, अल्टीमेट आंसर लिखे क्या, इन दोनों को प्लस करे, इन दोनों को माइनस करे, क्या करना चाहिए। आइडियली आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फॉर्मूला ये होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, क्लोजिंग है माइनस 3,35,000, ओपनिंग है माइनस 50,000। ये है, तो
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, तो -335 प्लस 50 comes out to be 285 with bracket sign, -285. So this is the loss incurred during the current year. इस साल का ये लॉस आया है 2,85,000, ठीक है। तो 2,85,000 is the loss for the current year. Now चार चीजें याद है बच्चों, याद हो गई अब तो बिल्कुल। रिजर्व में ट्रांसफर करना, वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई देता नहीं है। डिविडेंड, किसी प्रकार का कोई डिविडेंड का काम नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मैं एक बार करंट लायबिलिटीज का देख लेती हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में देख लेते हैं हम। बाय चांस इट्स गिवन है ही नहीं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बच्चों, ठीक है। तो नहीं है प्रोविजन फॉर टैक्स भी, ना रिफंड है, कोई भी नहीं है। बस 285 का ही बैलेंस आपके पास बचा, जैसे हम पीवीटी मान के यहाँ 2,85,000 विद ब्रैकेट साइन हम लिख देंगे, ठीक है। हो गया पहला स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। अब आप कैसे काम करेंगे? अब आप पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन हैंडल करेंगे, फिर नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ अ बैलेंस शीट। लेकिन आप ये बात याद रखेंगे कि जब आप एक पॉइंट पिक कर रहे हैं तो उसका एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। इट शुड नॉट हैपन दैट कि आपने एडिशनल को देखा और काम किया, बाद में नोट्स को देखते हैं तो उसको अच्छा ये भी था इसके अंदर, अच्छा बैलेंस शीट में ये फिगर भी दे रखी है इसको रिलेटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू डू इट इन अ एग्जॉस्टिव मैनर, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट में रीड कर लेती हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन का। दो मुझे दिखाई दे रहा है, वो मशीनरी से रिलेटेड है। Included in the fixed asset was a piece of machinery costing 70,000 on which debris charge was 40,000. एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 70 है, उस पे आज तक 40 का डेप्री आप लगा चुके हैं, तो 30,000 का बुक वैल्यू है। 30 वाला सामान 30 में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ड्यूरिंग द ईयर 140 was the depreciation charged on fixed asset. इस साल हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1,40,000। चलिए मुझे एक मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए फिक्स्ड एसेट देखिए, 3 लाख का बैलेंस बीडी है, टू बैलेंस बीडी 3 लाख, बैलेंस सीडी 5 लाख, ठीक है। 3 लाख और 5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ठीक है। अब देखिए included in the fixed asset was a piece of machinery costing 70,000. अब देखिए accumulated debris given नहीं है ना आपको, accumulated debris कहीं दिखाई दे रहा है नहीं ना क्वेश्चन में, तो यानी ये WDV बेसिस पे बन रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे WDV वैल्यू इंक्लूडेड है, यानी 70 की कॉस्ट थी, 40 का उस पर डेप्री था, तो 30,000 की वैल्यू यहाँ पे जुड़ी हुई है, उसको लेके 30 वाली 30 में बेच दी, तो बाय बैंक, बाय बैंक सेल ऑफ मशीनरी 30,000। आपने 30,000 की मशीनरी सेल कर दी, अब 30 वाली 30 में बेच दी, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। और कहते हैं जी इस साल की मशीनरी जो बच गई है 270 की बच गई, उस 270 की जो भी वैल्यू बची, आपको 270 की कोई माइंड में कैलकुलेट करने की खास जरूरत है नहीं। जो भी करंट ईयर की मशीनरी है जी उस पे हमने 1,40,000 का डेप्रिसिएशन करंट ईयर का और लगाया, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,40, ठीक है। अब दोनों साइड मैच होना चाहिए, 1,40 प्लस 5 लाख 6,40 670, 670 और 370 का यहाँ पे फिगर बच रहा है, इससे हम क्या कहेंगे 370 के लिए, टू बैंक अकाउंट, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। व्हाट इज इट? इट इज अ परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, इट्स अ परचेज ऑफ मशीनरी। आपने ये 3,70,000 का और सामान खरीदा है, तो यानी आपने ये परचेज किया है, ठीक है।
हाँ जी, हो गई बात। पहला हमने पॉइंट सारा कर लिया, अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बैलेंस बीडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना सीडी का कोई ट्रीटमेंट होने वाला है। ये आपने परचेज की है और ये सेल की है, तो परचेज और सेल आपकी इन्वेस्टिंग में चली जाएगी। परचेज है 370 की, तो परचेज ऑफ मशीनरी 3,70,000 परचेज करेंगे तो नेगेटिव। उसके बाद सेल भी है, सेल ऑफ मशीनरी 30,000। आपने मशीनरी बेची है 30,000, ठीक है। हमने परचेज का काम कर दिया, सेल का कर दिया। डेप्री रहता है 140 का, ये डेप्री आपका ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 का डेप्रीसिएशन। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। नाउ लुक एट सेकंड पॉइंट। शेयर इशू एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 वो इनकर्ड एंड रिटन ऑफ फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L इन 17-18। कहता जी आपने शेयर इशू एक्सपेंसेस 15,000 के किए, हम ये एक्सपेंसेस क्यों करेंगे? 15,000 के शेयर इशू के खर्चे जरूर आपने शेयर इशू किए होंगे इस साल, तभी आपने 15,000 का खर्चा किया है। देखिए बच्चों, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने है, कितने शेयर इशू। मैम अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो 4 लाख से 7 लाख का शेयर कैपिटल हो गया। 4 लाख से 7 लाख का शेयर कैपिटल हो गया, यानी 3 लाख रुपए का शेयर कैपिटल बढ़ गया। यानी आपने 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर इशू किए इस बार। दिस इज फेस वैल्यू, ठीक है। 3 लाख की फेस वैल्यू के शेयर इशू किए हैं। उस 3 लाख को इशू करने में 15,000 का खर्चा लग गया आपका, तो फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। आप क्या कहेंगे? इशू ऑफ शेयर्स। 3 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं और इन शेयर्स को इशू करने में 15,000 का जो खर्चा लग गया वो आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? 3 लाख माइनस 15, 2,85,000 रुपए अल्टीमेट प्लस में आपके लिए। 285 का बैलेंस आपके अल्टीमेटली अकाउंट में आ गया। लेकिन ये जो 15,000 के शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, आपने कहा है जी आपने ये राइट ऑफ कर दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L से। यानी क्या हुआ होगा, आपने जब अपना P&L अकाउंट बनाया होगा तो यहाँ पे 2 शेयर इशू एक्सपेंसेस 15,000 लिख के और सारे खर्चे लिख के फिर नेट प्रॉफिट निकाला होगा आपने अपना। मैंने ये बना तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिया समझाने के लिए, बनता वर्टिकली है, ठीक है। आपने शेयर इशू एक्सपेंसेस यहाँ लिख दिए 15,000। तो ये क्या शेयर इशू एक्सपेंसेस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग में से कुछ है? इन दोनों में से क्या एक भी आइटम है ये? शेयर इशू एक्सपेंसेस आपने पे किया है तो नॉन कैश तो नहीं है। हाँ, ये नॉन ऑपरेटिंग जरूर है, ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आइटम है। तो इस नॉन ऑपरेटिंग आइटम को आप अपने प्रॉफिट से हटा देंगे। इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे? प्लस शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, ठीक है। कितना, कितने थे? 15,000। 15,000 के हैं हम आपके पास शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए समझ आ गया बच्चों। यहाँ पे आपका प्रोसीड 285 आया, 3 लाख का प्रोसीड है, 15 का एक्सपेंसेस हो गए 285 और 15,000 का ऊपर आप माइनस मतलब प्लस कर देंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, राइट। आपके दोनों में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम नोट्स टू अकाउंट्स पे चलते हैं, ठीक है। P&L का बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस आप कर चुके हो, 9% डिबेंचर।
आपने 2 लाख से 4 लाख के डिबेंचर किए हैं, 2 लाख से 4 लाख, इसका मतलब 2 लाख आपने और इशू किया है, इशू ऑफ डिबेंचर 2 लाख रुपए। अक्सर बच्चे डिबेंचर के आगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भूल जाते हैं उसका ट्रीटमेंट करना, विच इज रिटन 9%। 9% डिबेंचर्स का मतलब आपने डिबेंचर्स पे 9% का इंटरेस्ट पे किया है। अब मुद्दा ये आता है कि 9% का इंटरेस्ट 2 लाख पे देंगे या 4 लाख पे देंगे आप। 9% का इंटरेस्ट 2 लाख पे देंगे या 4 लाख पे देंगे, द क्वेश्चन अराइजेस। अब आपको एक असम्पशन लेना है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट, स्कूल टू स्कूल एंड टीचर टू टीचर वेरी करेगा। आप ये अज्यूम करेंगे कि आपने ये जो फ्रेश इशू किया है ये 31 मार्च 2018 को किया है, ठीक है। आप अज्यूम करेंगे साल के आखिरी दिन इशू किया है आपने, तो साल के आखिरी दिन अगर आपने नए डिबेंचर इशू किए तो पुराने डिबेंचर पूरा साल रहे, तो पूरा साल कितने वाले डिबेंचर स्टैंड करते रहे आपके पास। अगर साल के आखिरी दिन आपने 2 से 4 बनाए हैं तो पूरा साल का 2 ही लाख स्टैंड रहा ना आपके पास, तो जो पूरा साल स्टैंड रहा आप उसी पे डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 2 लाख का 9% 18,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 2 लाख का 9%। अब ये हो सकता है कि आप कोई और सैंपल पेपर कर रहे हो, किसी और राइटर ने इसे अज्यूम किया पहले दिन, डजंट मैटर, आपका कैश फ्लो फिर भी मैच करेगा, ठीक है। कैश फ्लो फिर भी मैच करेगा, उनके आंसर से मैच ना करे लेकिन आपका अपना कैश फ्लो मैच करेगा, ठीक है। तो ये असम्पशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये सिंस इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर आपने P&L में भी डेबिट किया होगा, ये एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, तो आप इसे फिर से यहाँ दिखा देंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 18,000, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 18,000, राइट। अब थर्ड पार्ट है सीसी, कैश क्रेडिट। सीसी और बैंक ओवरड्राफ्ट ये दोनों, इसके लिए स्पेशल सीबीएसई ने गाइडलाइंस कुछ साल पहले रिलीज की थी कि बैंक ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट ये दोनों ही आपके फाइनेंसिंग का पार्ट है। आप इनको करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि इंक्रीज हो गई तो ऑपरेटिंग में प्लस कर दो और माइनस हो गई ऐसे कर दो, नहीं, इसे आप फाइनेंसिंग का पार्ट समझेंगे। सीसी 30 से 22,000 डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन सीसी, इसका मतलब आपने सीसी लिमिट 8,000 से पे कर दी, पे करेंगे तो ब्रैकेट्स के साथ मतलब पेमेंट हो गया एक तरह से, ठीक है, राइट। सीसी एंड बैंक ओडी ये दोनों यहाँ आएंगे और इनका इंटरेस्ट भी यहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10 से 20,000 हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10 से 20,000 हो गए, तो 10,000 से बढ़ गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है। आपके जो एक्सपेंसेस है वो 10,000 से बढ़ गए हैं, ठीक है। चलिए, आपने सारे नोट्स और सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन कर ली, अब आप नोट्स टू अकाउंट्स पे मूव करिए, ठीक है। शेयर कैपिटल हो चुका, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका, लॉन्ग टर्म बोरोविंग उसके आगे 2 नंबर लिखा हुआ है, नोट 2 यानी हम इसको कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म बोरोविंग 3 पॉइंट लिखा हुआ है, हम कर चुके हैं। ट्रेड पेबल 80 से 128, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 80 से 28, इसका मतलब 48,000 रुपए के ट्रेड पेबल आपके बढ़ गए, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज इसका भी काम हो चुका है। नॉन करंट एसेट्स पे आते हैं, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स 5 लाख से 3 लाख, इसका काम हम कर चुके हैं ना, मशीनरी अकाउंट बनाया था, हाँ जी मैम हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 140, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 140 हो गई, 60,000 से आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई है, तो आप क्या कहेंगे, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 60,000 सेल करेंगे तो पैसा आ जाएगा प्लस, ठीक है। इन्वेंट्री 50 से 1 लाख, 50,000 से इन्वेंट्री बढ़ गई तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस हो जाएगा,
इंक्रीज इन इन्वेंट्री 85,000 से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख से 70,000 से इंक्रीज हो गए, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 70,000 से जो प्लस हो गया वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो सबसे एंड में हम डील करते हैं, तो हमने सारा काम कर लिया इस सेवक लिमिटेड की बैलेंस शीट का। चलिए अब इसका टोटल करते हैं। यहाँ पे आएगा 1,12,000 विद अ नेगेटिव साइन, सो इट मींस दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको डील करके आंसर आ रहा है 1,74,000 विद अ ब्रैकेट साइन। तो अब हमारे पास आज पहली बार स्पेस है यहाँ लिखने के लिए। हम यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारा कैश यूज्ड है, ठीक है। इस साइड टोटल करेंगे 2,80,000, फिर से ब्रैकेट साइन के साथ हम कहेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इस साइड का टोटल करेंगे 4,59,000, पॉजिटिवली फॉर्चुनेटली प्लस आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। और इन तीनों को प्लस कीजिए, तीनों को प्लस कीजिए। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ तीनों का प्लस, उन तीनों को मतलब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 5,000। इन तीनों को प्लस किया तो आंसर है 5,000। अब यहाँ लिखेंगे हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसमें प्लस करेंगे हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट तो इस बार है नहीं हमारे पास सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस ही है ओपनिंग का। हाउ मच बैलेंस वी हैव मैम 20,000, ओपनिंग 20,000, 5,000 में प्लस किया तो अल्टीमेटली 25,000 आ गया। नाउ दिस 25 शुड बी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चेक कीजिए क्या 25 ही है? हाँ जी 25 ही है। तो आपका कैश फ्लो ठीक है, आपने कैश फ्लो बिल्कुल ठीक बनाया है, ठीक है। तो आप एग्जाम में बैठ के अपना कैश फ्लो मैच कर सकते हैं इन केस यू वांट टू, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? इट वाज इजी, नथिंग वाज डिफिकल्ट। एक शेयर इशू एक्सपेंसेस का पॉइंट थोड़ा नया था कि यहाँ से माइनस होगा और ऊपर यहाँ प्लस होगा, बस। नथिंग वाज न्यू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सी द इलस्ट्रेशन नंबर 45। पुरानी बुक्स में 48 है XY लिमिटेड की, ठीक है। 45 न्यू बुक्स में, 48 एज पर ओल्ड बुक्स। इसका पीछे के सारे क्वेश्चंस, यानी अब आप आज का होमवर्क 48-50 तक काम कर सकते हो, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग कहें ओ मैम होमवर्क बहुत ज्यादा। देखो आज हमारा 14th लेक्चर है, 14 दिन हो गए हैं मुझे कैश फ्लो को करवाते हुए। मैं अप्रोक्सीमेटली 15 ही दिन लगाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक आध लेक्चर और भी, 2 लेक्चर मैं कम से कम और इस चैप्टर को दूंगी कल और परसों का, ठीक है। 2 तो लेक्चर और शायद लग जाए हमारे, ठीक है। थोड़ा सा एक लेक्चर इसलिए एक्स्ट्रा हो गया बिकॉज हमने जो है 5 मिनट्स जो है डेली बेसिस पे थोड़ा सा कम पढ़ाई की है, बस दैट्स इट। 5-7 मिनट्स का डिफरेंस आया, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। मैं एक दिन में 2 ही क्वेश्चन ऑन एन एवरेज उसके करवाती हूँ, ठीक है। बट आप लोग का होमवर्क पूरा होना चाहिए बाय द बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, कि आपने ये आज लेक्चर खत्म किया तो आपका इतना होमवर्क होना चाहिए। अब आप 48 तक क्वेश्चन सारे कर सकते हो, ठीक है। मतलब नई बुक्स के अकॉर्डिंग 45 और पुराने बुक्स के अकॉर्डिंग 48। XY लिमिटेड बैलेंस शीट का टोटल है 12 लाख और 9 लाख।
आप क्वेश्चन रीड कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे समरी क्वेश्चन की तरह आप मार्क कर सकते हो, नॉट अ समरी क्वेश्चन बट यस यू नो सम पॉइंट्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। Cash flow statement for the year ending. March 31, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फर्स्ट हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जो स्क्रीन ब्लर हो रही है आपकी मैम, जूम इन जूम आउट हो रही है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नोट 1, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, कुछ चीजें लेस हो जाएंगी। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो आपको पता है ना, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, तो आप यहाँ करंट एसेट करंट लायबिलिटी डील कर रहे हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैम एक बार आप क्वेश्चन की रीडिंग ले लीजिए मैम, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे हम लोग भी। देखो बच्चों, from the following balance sheet of XY Limited on 31st March 18 and 17 was as follows, ठीक है। prepare a cash flow statement and balance sheet छोटी सी दिखाई दे रही है हमें। share capital equity preference general reserve P&L debenture during the year machine and interim dividend, ठीक है। तो some points are there in this question। चलिए सबसे पहले पीपीटी का काम कर लें, और वो बहुत मुश्किल है पीपीटी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के हिसाब से कितना प्रॉफिट गिवन है आपको। P&L का बैलेंस देखिए, 170 से 1,20,000 हो गया। 170 से 120 का मतलब 50,000 से प्रॉफिट आपका कम हो गया, तो 50,000 से प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, 50,000 से डिक्रीज हो गया। उसके बाद वही चार चीजें, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर गिवन है इस बार, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बहुत ही बढ़िया पॉइंट जनरल रिजर्व का गिवन है इसमें। 70 से 50 हो गया, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। अगर ये 70 से 80 होता तो यानी 10,000 आपने जनरल रिजर्व में और ट्रांसफर किया, तो मैं यहाँ 10,000 प्लस कर देती। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि आपने जनरल रिजर्व से पैसा निकाला है, आपने विड्रॉ किया है पैसा, आपने जनरल रिजर्व में ऐड नहीं किया, आपने जनरल रिजर्व में माइनस किया पैसे को। कितना, 20,000 रुपए जो है आपने माइनस किए जनरल रिजर्व में, तो 20,000 रुपए आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे जनरल रिजर्व से, ठीक है। 20,000 रुपए आप जनरल रिजर्व से माइनस कर देंगे, ठीक है। हो गया जनरल रिजर्व का भी काम। अगर जनरल रिजर्व बढ़ रहा होता तो यानी आपने उसमें ट्रांसफर किया, तो आप इसमें प्लस करते,
अब जर्नलिज्म माइनस हो रहा है तो यानी आपने इसमें से पैसा विड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसको लेके कुछ भी गिवन नहीं है। उसके बाद वी हैव डिविडेंड, यस इंटरिम डिविडेंड और पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000। जर्नलिज्म का ट्रीटमेंट एक ही बार होता है, डिविडेंड का 2 बार होता है, एक बार फाइनेंसिंग में भी होगा और एक बार यहाँ पे भी होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड 80,000 माइनस कर देंगे। 80 का डिविडेंड आपने पे किया है और 80,000 का डिविडेंड आप यहाँ पे भी पे करवाते हुए दिखाएंगे। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी, $80,000 आपने पे कर दिया यहाँ पे भी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर आपने डिविडेंड इंटरिम पे किया है, मतलब इक्विटी पे आपने इतना पैसा कमाया कि आप साल के दौरान ही पे करना शुरू हो गए, आपके पास प्रेफरेंस भी तो खड़े हैं ना, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में तो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आपको प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड देना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अज्यूम, ठीक है। अगर आप इक्विटी पे चाहे किसी प्रकार का कोई भी डिविडेंड दे, इंटरिम या फाइनल, 2 तरह का डिविडेंड होता है ना, मैंने आपका डिविडेंड लेक्चर लिया था तो मैंने आपको डिटेल में समझाई थी ना चीजें। तो चाहे आप इंटरिम पे कर रहे हैं या फाइनल, अगर आप इक्विटी पे किसी भी तरह का कोई डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस का तो पे करना ही करना पड़ेगा डिविडेंड, ठीक है। तो प्रेफरेंस का कितना डिविडेंड बनेगा आपका, देखिए 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो 8% में हम किसका निकालें, 60,000 का कि 1 लाख का। अब आप डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप 8% किसका लेंगे, 1 लाख का या 60,000 का। तो फिर से यहाँ पे आप एक नोट पास करेंगे, इट हैज बीन assumed that कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स और प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड ऑन 31 मार्च 2018, साल के अंत वाले दिन हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए। तो साल के अंत वाले दिन प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो पूरा साल 60,000 के रहे, तो आप 60,000 का 8%, 4800 का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करें। इसका फिर से 2 बार ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे आपने पे किया तो माइनस हो गया 4800 और दूसरी बार यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। बच्चों ये प्लस होगा और ये भी प्लस, ठीक है। ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि आपने इसका नेगेटिव आंसर, ठीक है। तो ये प्लस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, समझ गए। तो एक बार यहाँ प्लस होगा और एक बार यहाँ फाइनेंसिंग में से माइनस, ठीक है। हो गया डिविडेंड का काम। प्रोविजन फॉर टैक्स या रिफंड है नहीं, तो बस इतना ही है। इसका टोटल कर देते हैं 14,800, 70 और 80, 10 और 14,800, ये हमारा पीबीटी आ गया 14,800, ठीक है। इसे आप यहाँ दिखाएंगे 14,800 पीबीटी, ठीक है। चलिए आपने पहला स्टेप पूरा किया अभी तक, सिर्फ हमारा पहला ही स्टेप पूरा हुआ है, ठीक है। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे मूव करते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, ड्यूरिंग द ईयर मशीन ऑफ द बुक वैल्यू 80 was sold for 50। अब मशीन को लेके आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो लेट्स प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट। दिस इज माय सेकंड वर्किंग नोट, दीज आर द वर्किंग नोट, इनके मार्क्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट की बना तो फिक्स्ड एसेट या मशीनरी अकाउंट कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी है 5 लाख का, सीडी है 7 लाख, ठीक है। 5 का ओपनिंग है, क्लोजिंग 7 लाख का है। फिर क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन ऑफ द बुक वैल्यू 80 was sold for 50। 80 वाला सामान 50 में बेचा, 50 में बेचा तो बाय बैंक, 50 में बेचा।
80 की बुक वैल्यू है। आप समझ पा रहे हो? बुक वैल्यू कब आती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके, यानी कॉस्टिंग कुछ और थी, डेप्री कुछ और था, वो माइनस करके 80 की बुक वैल्यू आई है। 80 वाला सामान 50 में बेचेंगे तो 30,000 का बाय लॉस ऑन सेल आ जाएगा। ठीक है, 30,000 का बाय लॉस ऑन सेल हो जाएगा। मेक सेंस? आगे बढ़े, कुछ भी और गिवन नहीं है, बस इस साइड का बैलेंस ये छोटा है 780, यानी यहाँ पे 280 का बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है, तो टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर इट्स अ परचेज। बाई चांस बैलेंसिंग फिगर यहाँ था तो मैं यहाँ डेप्री लिख देती, यहाँ डेप्री के बारे में कुछ नहीं बताया, करंट ईयर का डेप्री। अगर वो गिवन नहीं है तो आप घबराएंगे नहीं, कोई बात नहीं, नहीं गिवन तो हम क्या करें बताओ। क्वेश्चन पेपर सेटर को कुछ कहेंगे थोड़े, जैसा मर्जी सेट करे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने नहीं बताया डेप्रिसिएशन, नहीं लगा रहे होंगे डेप्रिसिएशन, कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे फालतू की एडवाइस नहीं देंगे, नहीं डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, ऐसे कैसे हो सकता है, फिक्स्ड एसेट्स में तो डेप्रिसिएशन होना ही चाहिए। आप लोगों से एडवाइस नहीं मांगी, आप लोगों से ट्रीटमेंट मांगा, तो आप लोग ट्रीटमेंट देंगे बस इस कैश फ्लो का। ठीक है, तो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 280 लिख देंगे परचेज। बाई चांस यहाँ बैलेंसिंग फिगर आता तो यहाँ पे डेप्री लिख देते। ठीक है, चलिए इसका ट्रीटमेंट करें कैश फ्लो में। सीडीबीडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये परचेज है, ये सेल है, 280 की परचेजेस है, परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट 280, और सेल भी था आपके पास, सेल ऑफ मशीनरी या फिक्स्ड एसेट 50,000। ठीक है, लॉस ऑन सेल 30,000 का था, ये नॉन ऑपरेटिंग है जो हमने जरूर पीएनएल में पोस्ट कर दिया होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ₹30,000। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹30,000। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हो गए तीनों का काम। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन इंटरिम डिविडेंड पहले कर चुकी हूँ, और मशीनरी का भी हो गया। चलिए अब नोट्स पे मूव करते हैं। पहला नोट, शेयर कैपिटल को लेके 4 लाख से 7.5 लाख इशू किया हमने जरूर शेयर, इशू ऑफ शेयर्स। कितने शेयर इशू किए? 3.5 लाख प्लस हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर 60,000 से 1 लाख, तो 40,000 के प्रेफरेंस शेयर इशू किए, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 40,000। ठीक है, आपने प्रेफरेंस शेयर 40 के इशू किया और इक्विटी का 3.5 लाख। अब मैं एज्यूम क्या कर रही हूँ, यहाँ पे दोनों ही चीजें आपने साल के अंत वाले दिन इशू की है। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या रहती है, इशू साल के एंड में लेंगे और रिडम्पशन साल के शुरुआत में लेंगे। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व हो चुका ट्रीटमेंट, पीपीटी में एडजस्ट कर चुके हो, पी&एल बैलेंस ऑलरेडी पीपीटी में एडजस्ट हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिबेंचर 2 लाख से 1,80,000। अब आपने डिबेंचर रिडीम किए हैं 2 लाख से 1,80,000, तो 20,000 के रिडम्पशन हुए डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना, 20,000 रुपए। आपने रिडीम किया डिबेंचर तो ब्रैकेट के साथ 20,000 ब्रैकेट के साथ यूज करेंगे। आपने डिबेंचर रिडीम किया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, 20,000 ब्रैकेट के साथ यूज करेंगे। उसके बाद फिर क्या कहता है, डिबेंचर के आगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना अब लेंगे। अब क्वेश्चन फिर से अराइज होता है कि आपने जो रिडीम किए हैं आप कब एज्यूम कर रहे हो कि कब रिडीम हुआ है।
2,81,000। अब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने जो डिबेंचर साल के शुरुआत में ही रिडीम कर दिया, साल के शुरुआत में रिडीम कर दिया तो मतलब 1,80,000 पूरा साल रहे, 2 लाख थे, 20,000 रिडीम किए तो साल के शुरुआत में रिडीम कर दिया। सॉरी, तो 1,80 का पूरा साल तो 180 स्टैंड रहा ना, तो उसका 10% 18,000। बुक से नहीं मैच हो आंसर, कोई घबराने की बात नहीं है, आपका आपस का मैच होगा। आपको यहाँ नोट डालने की जरूरत है कि इट हैज बीन assumed that debentures have been redeemed on the first day of the financial year। ठीक है, सेकेंड टाइम यहाँ पे करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना, 18,000 रुपए प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे नोट्स हो चुके हैं, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब बैलेंस शीट पे मूव करते हैं। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, इसका काम हम कर चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो सारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज का काम हो चुका है। एसेट पे मूव करते हैं। एसेट में फिक्स्ड एसेट का मैंने अकाउंट बना लिया था। इन्वेंट्री 210 से 250, इन्वेंट्री 40,000 से बढ़ गई तो माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। माइनस हो जाएगी ट्रेड रिसीवेबल, फिर से ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ गए, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 50,000 से बढ़ गए तो ये भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका काम हम करेंगे, ठीक है, बाद में। चलिए इतना काम शुरू करते हैं। 30, 40, 50, 50 और 62,800। ठीक है, 90,000 माइनस किया, $62,800 में से 90,000 माइनस किए तो 27,200 रुपए आ गए विद ब्रैकेट साइन। ठीक है, फिर I'll write cash used in operating activity। इस साइड 280 में से 50 के 2,30,000 विद ब्रैकेट कैश यूज्ड इन, ब्रैकेट है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। $267,200 cash flow from financing activity। और टोटल इन तीनों का करेंगे तो 10,000 रुपए। ठीक है, ये 10,000 क्या हो जाएगा, नेट इंक्रीज इन, बाई चांस या नेगेटिव आ जाता तो नेट डिक्रीज लिखती है। ठीक है, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, 50,000 रुपए। ये लीजिए 50 ऐड किया तो 60,000। चेक करो क्या क्लोजिंग 60,000 है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या 60,000 है। हाँ जी 60,000 है, ये हो रहा है मैच दोनों। इट मीन्स आपने क्वेश्चन ठीक किया है, इट मीन्स आपने क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया है। ठीक है, समझ आ गई बात बच्चों। अब बच्चों मुझे आपको कल मैं आपको एक इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का कैसे कैश फ्लो बनाया जाता है, मैं आपको वो करवाऊंगी। एक बार स्कूल के बच्चों के साथ प्री बोर्ड्स में आया था एक क्वेश्चन, और एक मैं आपको जब आपको P&L दिया होता है, P&L के साथ हम कैसे काम करते हैं, एक वो क्वेश्चन मेरे को करवाना है जरूर आपको। ठीक है, एक तो ये 2 क्वेश्चन जो सबसे लास्ट ही क्वेश्चन है शायद, और देखते हैं कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है बच्चों। बस कहने का मतलब ये है कि मैं 1.5-2 लेक्चर और दूंगी, 1.5 लेक्चर करीबन करीबन और इस पे रहेगा, और उसके बाद हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेशियो चैप्टर बहुत लेंदी है लेकिन बहुत स्पीड में होने वाला चैप्टर है।
इसमें भी करीबन हमें हफ्ता 10 दिन लग जाता है रेशो में, ठीक है, राइट। चलिए, तो अब आप कहीं तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे टाइप हम करवा चुके हैं। कल एक टाइप जो छोटा सा रह गया है, सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट, और जब आपको P&L भी दे रखा तो हाउ वुड यू हैंडल, वो हम कल सीखेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर के बाद आप समझिए कि आपका कैश फ्लो पूरा कंप्लीट हो गया, पूरे 15 लेक्चर हम इस पे लगे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।